नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आते ही दावों की दुकान सज जाती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अपने दावे करते हैं। उनके विरोधी जो है उसके विरोध में दावे करते हैं, उनसे प्रतियोगिता में दावे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस मायने में अलग है कि वो बड़े लक्ष्य का दावा करती है। हमेशा हासिल कितना होता है वो चुनाव के बाद पता चलता है, लेकिन लक्ष्य उसका हमेशा बड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि वो ये लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि यहाँ तक हमको पहुँचना है, हमारी यात्रा वहाँ जाकर पूरी होगी, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। तो उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए, उसके अनुसार प्रयास कीजिए, उसके अनुसार रणनीति बनाइए, उसके अनुसार जो है कार्यकर्ताओं को तैयार कीजिए। और उसके अनुसार, चूँकि चुनाव की बात हो रही है, तो उसके अनुसार ज़मीनी स्तर से काम कीजिए, बूथ स्तर से काम शुरू कीजिए। ये लक्ष्य तय कीजिए कि हमने जो बड़ा लक्ष्य तय किया है उसको हासिल करने के लिए हर बूथ से कितना वोट पड़ना चाहिए, कितना वोट हमें मिलना चाहिए। तो वोट निकलवाना और वोट अपने पक्ष में पड़वाना, उसकी कोशिश, लोगों को अपनी तरफ करने, लुभाने की कोशिश, ये सब उसमें शामिल होता है, उस रणनीति का हिस्सा होता है। भाजपा में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 2013 से कह सकते हैं, जब से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तब से लक्ष्य सीट जीतना नहीं होता है। तब से लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है वो नीचे सबसे छोटा लक्ष्य पार्टी का राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ता को नीचे स्तर पर जो है सबसे छोटा लक्ष्य, यानी बूथ के स्तर पर हमको क्या लक्ष्य हासिल करना है, ये तय किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह से लक्ष्य अपने तय करती है, लेकिन विपक्षी दल जो है थोड़ा हट के जो है काम करते हैं। विपक्षी दलों में ज़्यादातर, और अपवाद की बात छोड़ दीजिए, ज़्यादातर जो है एक आप नियम की तरह देख सकते हैं कि वो कभी ये दावा नहीं करते, कुछ अपवादों को फिर कह रहा हूँ छोड़कर, कि हम कितनी सीटें जीतेंगे। और मैं ये पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात करेंगे तो बात बड़ी जो है वो विस्तार में हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी, और उसका फोकस जो है हट जाएगा जो बात आज करना चाहता हूँ। तो इसलिए पिछले 10 सालों की बात करेंगे। विपक्षी दल दावा ये नहीं करते कि वो कितनी सीटें जीतेंगे, वो दावा ये करते हैं कि हम भाजपा को कितनी सीटें नहीं जीतने देंगे और भाजपा को कहाँ रोक देंगे। तो देखिए, दो तरह के दावे हो गए, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, कि हमको ये लक्ष्य हासिल करना है, इतनी सीटें जीतनी है, इतना वोट शेयर हासिल करना है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को इस तरह से तैयार करना है, संगठन को इस तरह से मजबूत करना है, जनता के बीच में संपर्क इस तरह से करना है, ये सब रणनीति तय होती है। दूसरी तरफ नेगेटिव कैंपेन होती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करो, कि उसका वोट शेयर न बढ़ने पाए, उसकी सीटें न बढ़ने पाए और वो अपना लक्ष्य हासिल न करने पाए। तो ये लड़ाई सकारात्मक और नकारात्मक फोर्सेस के बीच में हो जाती है। जो विपक्ष की हार आपको दिखाई दे रही है पिछले 10 सालों में, 10 साल में 51 चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार चुकी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। जब मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते ही कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अध्यक्ष रहें, उपाध्यक्ष रहें, महामंत्री रहें या किसी पद पर न रहें, वो सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी में, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी को तो बिल्कुल नहीं है। उनको मालूम है कि उनको पद की ज़रूरत नहीं है, उनको अधिकार जन्म से मिला हुआ है। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि कांग्रेस में जो चाहें वो फैसला करें वो। अब विपक्षी जो दावा करते हैं, वो जो संकेत देते हैं, जो बताते भी हैं कभी खुलकर, वो 3 सोर्स होते हैं जिनके आधार पर वो अपना दावा पेश करते हैं। एक, वो कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट ऐसी आई है। अब ये आईबी की कौन सी रिपोर्ट होती है जो सरकार के पास नहीं आती, विपक्षी दलों के पास आ जाती है। सबसे ताज़ा उदाहरण गुजरात के विधानसभा चुनाव का है, जब अरविंद केजरीवाल पूरे गुजरात में घूम घूम कर कहते थे कि आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन हम उससे ज़्यादा सीटें चाहते हैं, इसलिए और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आईबी की रिपोर्ट कह रही कि बीजेपी चुनाव बुरी तरह से हार रही है, बीजेपी
इतिहास की सबसे बड़ी विजय हासिल की गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो आईबी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के किस अलमारी में, किस तहखाने में रखी हुई है, किस तिजोरी में, पता नहीं। लेकिन आईबी की रिपोर्ट का हवाला विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को कमज़ोर करने के लिए देता रहता है। उसका कोई असर जनता पर नहीं होता। ये टॉकिंग पॉइंट बनता है, टीवी में डिबेट होती है, अखबारों में इस पर खबर छपती है कि आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी की रिपोर्ट ऐसी कह रहे। ये आईबी की रिपोर्ट की चर्चा जो है वो शुरू हुई इमरजेंसी के समय से 1977 में। आईबी जो है पॉलिटिकल रिपोर्ट देती रहती है केंद्र सरकार को, इसमें कोई शक नहीं है। आईबी अपना एक असेसमेंट बताती है, कोई वो सर्वे नहीं कराती है, वो अपना एक असेसमेंट बताती है अपने जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे जो इनपुट मिलता है उसके आधार पर। और उस समय आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंदिरा गांधी को ये फीडबैक दिया गया था कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, वो फिर से सत्ता में आ जाएंगी। ऐसा कहते हैं कि इसी के कारण इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। अगर आईबी की ऐसी रिपोर्ट न रही होती तो ऐसी घोषणा न करती। और कुछ लोगों का कहना है कि आईबी के अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट दी ताकि चुनाव हो और जो है वो सरकार बदले। उनको फीडबैक था कि जनता में नाराज़गी है इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर, अगर चुनाव हुए तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी। ये जानते हुए भी इस तरह की रिपोर्ट दी गई ताकि वो चुनाव करा दें। तो अब क्या इसमें सही है ये कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना तय है कि आईबी के इनपुट का भी एक कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने और चुनाव कराने का फैसला लिया। तब से ये हर चुनाव में चलता है कि आईबी की रिपोर्ट ये कहती है, आईबी की रिपोर्ट वो कहती है। और भाजपा विरोधियों के पास दो और हथियार हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव में अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए, अपने पक्ष को बेहतर बताने के लिए और बीजेपी को कमज़ोर बताने के लिए। एक फैशन है वो मीडिया में ज़्यादा है, मुझे लगता है राजनीतिक दलों में कम है अपेक्षाकृत। वो है कि संघ के सर्वे में ये बात आई है, ये आंकड़े आए हैं। आपको बता दूं, जितना मैं संघ के बारे में जानता हूं उसके आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी कोई सर्वे नहीं कराता है, कोई राजनीतिक सर्वे नहीं कराता है, कोई चुनावी सर्वे नहीं कराता है कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी कितनी नहीं। संघ के स्वयंसेवक और उसके पदाधिकारी 12 महीने और 24 घंटे ज़मीन पर रहते हैं। उनको एक अनुमान रहता है कि हवा किस तरफ चल रही है, पक्ष में है किसके, विरोध में है किसके, लोग नाराज़ किससे हैं, लोग खुश किससे हैं, किस मुद्दे का असर सबसे ज़्यादा है, किस मुद्दे का असर कम है। ये फीडबैक बीजेपी के साथ जब बैठक होती है तो उसमें दिया जाता है। लेकिन कोई सर्वे संघ कराता है ऐसा कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। मैं अपनी इस अज्ञानता को जो है स्वीकार करता हूँ। तीसरा, हमेशा जब विपक्ष को लगता है कि अब हार आसन्न है, हार के बारे में जो है प्रेडिक्शन जो अलग अलग मीडिया कंपनियां सर्वे कराती हैं उनके आधार पर, अखबारों की रिपोर्ट, टेलीविज़न की रिपोर्ट के आधार पर और जो इंडिपेंडेंट जो असेसमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके आधार पर ये लगता है कि चुनाव हार रहे हैं, तब एक नया शिगुफा छोड़ा जाता है कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि बीजेपी हार रही है और विपक्ष जीत रहा है। तो बीजेपी का वो कौन सा इंटरनल सर्वे है जो बीजेपी को पता नहीं होता है, विपक्षी दलों को पता होता है। उसकी रिपोर्ट बीजेपी के नेताओं को नहीं मिलती, विपक्षी दलों के नेताओं को मिल जाती है। तो क्या माने कि जो विपक्षी दल हैं वो कोई सर्वे नहीं कराते? उनकी बात कभी क्यों नहीं करते कि हमारे इंटरनल सर्वे में इतनी सीटें हमको या बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, ये पार्टी जीतती हुई दिख रही है, ये पार्टी हारती हुई दिख रही है। कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि विपक्षी दल कहें कि हमारा इंटरनल सर्वे जो है ये बता रहा है। वो बताते हैं कि ऑथेंटिसिटी आप देखिए उनके मन में भी है कि हम बीजेपी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो ज़्यादा प्रामाणिक होगी, वो बात स्वीकार की जाएगी, उससे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है और उस नैरेटिव के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होती है। मेरा मानना है कि इस तरह के नैरेटिव से कभी चुनाव प्रभावित नहीं होता। चुनाव आयोग हालांकि जो है रोक लगाता है
कि मतदान जो पहले चरण का मतदान है उससे 2 दिन पहले तक आप कोई भी सर्वे जो है प्रचारित कर सकते हैं। उसके बाद जब तक चुनाव खत्म नहीं होता कोई सर्वे नहीं आएगा। जब तक आखिरी मत नहीं पड़ जाता उसके 1 घंटे बाद ही कोई एग्जिट पोल भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चरण का मतदान हो गया तो उसका एग्जिट पोल आप कर लें, उस पर भी रोक है। तो चुनाव इन बातों से प्रभावित नहीं होता। अब बात करते हैं कि आज का वीडियो मैं किस मुद्दे पर बना रहा हूँ। ये मैंने जो माहौल है इस समय देश में, राजनीतिक और चुनावी माहौल है, उसकी बात की। 4 राज्यों का चुनाव किया है मैंने। 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के समय से, यानी जनसंघ के समय से 1951 से लगातार कमज़ोर रही है। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर और सीट दोनों के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 बनने जा रही है। और इनमें 2 राज्य पूरब के हैं और 2 राज्य जो हैं वो दक्षिण के हैं। भारतीय जनता पार्टी पर एक लेबल चस्पा है कि वो उत्तर भारत की पार्टी है, जबकि सच्चाई इससे बहुत दूर है। केवल दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 30 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टियों में, और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। ये नैरेटिव बन गया है और ये नैरेटिव स्थापित हो गया है। भाजपा में भी बहुत से लोग जो है इसको मानते हैं कि हम दक्षिण में जो है कांग्रेस से पीछे हैं, जबकि सच्चाई जो तथ्य हैं वो ऐसा नहीं मानते। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह से उत्तर भारत में, जिस तरह से पश्चिमी भारत में, जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उस तरह से दक्षिण भारत में नहीं है, बल्कि बहुत कमज़ोर है, कर्नाटक के अपवाद को छोड़कर। कर्नाटक में 1991 से भारतीय जनता पार्टी लगातार नंबर 1 की पार्टी लोकसभा चुनाव में बनी हुई है। 8 चुनाव हो गए, तो कंसिस्टेंसी उसकी आप देख लीजिए, जीत की या सफलता की जो कर्नाटक में है वो अनपैरेलल है। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब एक समय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था आज़ादी के बाद, तब कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। उसके बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर दक्षिण के राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी किस नंबर पर होगी ये बताने या प्रेडिक्ट करने या अनुमान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जाहिर है नंबर 1 पर होगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आज। जिन 2 दक्षिण के राज्यों की बात कर रहा हूँ उनमें पहला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में पिछले कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। अभी 2023 में वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। लेकिन जैसा अनुमान था चुनाव से 6 महीने पहले कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन जाएगी या सत्ता में भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, वो कर्नाटक के चुनाव हारने के बाद वो चर्चा, वो जो वातावरण था वो ख़त्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 की पार्टी रही विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इतना है कि उसकी प्रगति दिखाई दी कि आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं खिसकी है या ठहराव नहीं आया है। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसमें मैं मानता हूं दक्षिण के 5 राज्यों में जहां राम जन्मभूमि के मुद्दे का सबसे ज़्यादा असर होगा वो कर्नाटक है और वो तमिलनाडु है और वो तेलंगाना है। उसके बाद नंबर आता है केरल का और फिर आंध्र प्रदेश का। इस क्रम में जो है असर राम जन्मभूमि के मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे का है। जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसका असर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दिखाई दिया तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। ये बात मैं केवल प्रशांत किशोर के आकलन पर, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है उसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये बात पहले से कह रहा हूँ। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर जाएगी। तेलंगाना की राजनीति बदल रही है। तेलंगाना की राजनीति में राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ रहा है। ये विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया और उसके संकेत दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव से ये बात स्थापित हो जाएगी कि आगे भविष्य में तेलंगाना की राजनीति 2 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच चलेगी। जो क्षेत्रीय दल है वहाँ का, खासतौर से बीआरएस की बात करें तो वो हाशिए पर जाएगा और जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन जाए चुनाव नतीजे आने पर तो आश्चर्य मत कीजिएगा। दूसरा प्रदेश है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जिस तरह से पिछले 5 साल में खास तौर से प्रधानमंत्री ने मेहनत की है, जिस तरह से तमिल संस्कृति, तमिल भाषा और तमिलनाडु के विकास की योजनाओं की घोषणा की है, वहाँ योजनाएं लागू की हैं, उनका उद्घाटन किया है, जिस तरह से उस तमिलनाडु की प्रगति में, उसके विकास में केंद्र सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर मदद की है, जिस तरह से तमिल और काशी को जोड़ने की कोशिश की है, काशी तमिल संगमम के जरिए, उन सब का प्रभाव ये है। इस साल 2024 की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री 6 बार तमिलनाडु के दौरे पर जा चुके हैं, 7वीं बार जाने वाले हैं। और एक बात और जो है, जो आपसे पहले नहीं थी कभी, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य स्तर का कोई नेता नहीं था। अब उसे के अन्नामलाई के रूप में राज्य स्तर का एक मजबूत नेता मिल गया है, लोकप्रिय नेता मिल गया है, जिसका अपना जनाधार है, जिसकी अपनी अपील है। तो इस कारण तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई द्रमुक से नहीं है इस बार, उसकी लड़ाई डीएमके से नहीं है इस बार, उसकी लड़ाई है अन्ना द्रमुक से, एआईएडीएमके से। और एआईएडीएमके को वो पीछे छोड़ने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। तमिलनाडु में डीएमके के बाद भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनने जा रही है, अन्ना द्रमुक और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़कर। तो तमिलनाडु और तेलंगाना ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां एक जगह भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है, दूसरी जगह नंबर 2 की पार्टी। अब 2 पूर्वी राज्यों की बात करता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। पहला राज्य है उसमें उड़ीसा। उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की भी बात हुई, आखिरी मिनट तक बात चलती रही, लेकिन बात बनी नहीं। इस समय उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है, क्योंकि वहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ हो रहे हैं। इसलिए अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, राज्य में उसका पहला मुख्यमंत्री बन जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे। उड़ीसा में लोकसभा में तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 के स्थान पर होगी, और इसकी आहट नवीन पटनायक को मिल गई थी। इसीलिए वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। उड़ीसा में बीजेडी के लोगों की इच्छा ये थी कि नवीन पटनायक 6ठी बार जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरब के किसी राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि चुनाव है, चुनाव के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें ये बात असंभव नहीं लग रही है, ये संभावना के बहुत करीब नज़र आ रही है। दूसरा राज्य है पूरब का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहिए वो हाशिए की पार्टी थी। वहाँ सीपीएम और कांग्रेस की कभी लड़ाई हुआ करती थी, फिर सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सीधी होने लगी, फिर तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम के राज को उखाड़ फेंका, और 2011 से लगातार ममता बनर्जी सत्ता में है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में लंबी छलांग लगाई और 2 सीटों से 18 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन 2021 के चुनाव में अब वही लक्ष्य की बात आती है। भाजपा ने लक्ष्य रखा था 200 पार, लेकिन उसकी सीटें आई 77। 3 सीटें थीं उससे पहले। 2016 के चुनाव में बीजेपी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 3 से 77 पहुंचने को हार माना गया, बीजेपी की भारी पराजय मानी गई। वो इसलिए कि बीजेपी ने लक्ष्य इतना बड़ा निर्धारित किया था कि 200 पार होंगे, तो उस लक्ष्य के से बहुत दूर रह जाने के कारण उसकी इतनी बड़ी सफलता भी जो है असफलता जैसी नज़र आने लगी। लेकिन 2021 के चुनाव की हार के बाद, और ख़ास तौर से जो जिस तरह का प्रदेश में बदलाव हो रहा है ज़मीन पर, ममता बनर्जी की सरकार का भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के बीच में ज़मीन तक पहुंच चुका है। 2019 में ममता बनर्जी इस बात में सफल रही थी कि अपनी सरकार के भ्रष्टाचार से अपने को अलग कर सके। उन्होंने सफलतापूर्वक
इसको किया, इस काम को अंजाम दिया और लोगों ने मान लिया कि इस भ्रष्टाचार तो है, सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सरकारी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इससे अलग है। इस बार उन्हें इस मुद्दे पर सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर से बड़े पैमाने पर कैश नकदी बरामद हुई है और लोगों ने टेलीविज़न पर देखा है, उसके बाद ममता बनर्जी की बात पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर उसमें कोड़ में खाज ये कि संदेश खाली जैसा मुद्दा हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा का तांडव किया ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने, वो भी लोगों के बीच में है। तो लोगों के मन से ममता बनर्जी, पहले सीपीएम का डर था, फिर ममता बनर्जी का, तृणमूल का डर था कि चुनाव में अगर उनको हरा दिया तो हमारे साथ हिंसा होगी, वो डर निकल गया है। इसलिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसलिए बदलाव दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले से ज़्यादा मेहनत की है। उसका संगठन पहले की तुलना में बहुत मजबूत हुआ है, 2019 से भी ज़्यादा और 2021 से भी ज़्यादा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 की पार्टी लोकसभा चुनाव में बन जाए तो चकित मत होइएगा। तो 2 दक्षिण के राज्यों की बात की, 2 पूरब के राज्यों की बात की। भारतीय जनता पार्टी का सितारा चमकने वाला है इन चारों राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।